ईयर 2002 में एडीआर जो कि एक एनजीओ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां जाके कहता है कि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और हमें जो नेता रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसकी फैमिली के पास कितना पैसा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह हम लोग वोट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है, जितने भी कैंडिडेट अब खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर उनको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, कितना पैसा है उनके पास, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये चीज 2003 में लागू हो गई थी और तब से लेके आज तक जितने भी नेता हैं जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग थी वो इसके बाद भी ऐसे ही चल रही थी। इनफैक्ट ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। इलेक्शन के टाइम पे कैश की जो गाड़ियां होती थी वो पकड़ी जाती थी। और ये सारी चीजें देखते हुए सेम ईयर 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें कैश डोनेशन के ऊपर लिमिट लगाई गई कि अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है तो उसको अपना नाम, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एनुअल रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को सबमिट करना होगा। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 20,000 से अगर कम उनको डोनेशन मिल रही है तो उसके बारे में तो उनको कुछ नहीं बताना है, लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा डोनेशन आ रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो बंदा वो दे रहा है, चाहे कंपनी दे रही है चाहे वो कोई इंडिविजुअल दे रहा है, उसकी डिटेल्स अपने पास इकट्ठी करनी है, उसका एड्रेस, पैन कार्ड, हर एक चीज डिटेल अपने पास इकट्ठी करनी है और इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी है। तो ये चीज इसलिए की गई ताकि ये जो कैश का जो गंदा गेम चल रहा था ये थोड़ा कम हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि 20,000 से ज्यादा वालों को ही क्यों किया, जो 20,000 से कम दे रहे हैं उनकी भी डिटेल्स ले लेनी चाहिए थी। तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ जो कैश की लिमिट होती है उसको रखा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेता है वो रैली कर रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो लोग 10 रुपए, 100 रुपए ऐसे करके भी डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए आसान नहीं है। तो इसलिए जो कैश की लिमिट है इसको रखा जाता है। पहले 20,000 थी लिमिट, फिर जब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे तो उसको चेंज कर दिया गया था, 2,000 कर दिया गया था, अभी आएगा आगे। अभी रूल तो आ गया था कि 20,000 से ज्यादा अगर आप डोनेशन दोगे तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करनी होगी, लोगों को पता चलेगा कि किसने किसको डोनेट किया और क्या फायदा मिल रहा है। लेकिन नेताओं ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। ये अब क्या करने लगे, डोनेशन जो ये लेते थे उसको 19,500, 19,900 या फिर 18,800 ऐसे करके 20,000 से कम की डोनेशन दिखाने लगे, लेने नहीं लगे, दिखाने लगे। जैसे मान लो मुझे 40-50 लाख रुपए डोनेशन देने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ना पता चले, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनके ऑफिस में जाके कैश दे आऊंगा और पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, उनको बस 19,500, 19,900 ऐसे करके बस रसीदें काटनी होंगी और कोई पकड़दारी हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो इनका अकाउंट वगैरह भी जो मेंटेन होता है, जो ऑडिटिंग होती है, वो इनका खुद का ही बंदा करता है। एक केस अगर आपको याद होगा, मायावती जी जो थी उनको 402 करोड़ कैश था उनके पास, उसके लिए क्वेश्चन किया गया था कि ये जो 402 करोड़ का आपका कैश है इसके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी फंड है। तो उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी फंड भी है तो नाम तो बताओ कि आपको किसने दिया है। तो बताया गया कि ये 20,000 से कम के सारे डोनेशन है जो इकट्ठे हुए हैं 402 करोड़ के। तो ये जो 20,000 की कैश की लिमिट थी इसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे। और एक चीज और होती थी, इसकी वजह से क्या करते थे, कुछ नेता क्या करते थे, अपनी जेब में पैसा रख लेते थे। मान लीजिए कोई 1,000 करोड़ रुपए देके गया तो 500 करोड़ तो पार्टी फंड में दे दिए, बाकी 500 करोड़ अपने पर्सनल स्विस बैंक अकाउंट जो इनके बाहर होते थे वहां पे ट्रांसफर कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम था इसमें ब्लैक मनी का जो खेल था इसको रोकना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था। इंडिया जो कि डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में नंबर 1 पे है, उसको खुद ही कैश और ब्लैक मनी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा था। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो अकाउंट होते हैं, जो इनके पास पैसा आता है, इनकी सबकी एनुअल एक ऑडिटिंग होती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 10 साल से बोल बोल के थक गया है कि जो पार्टी के पास जो पैसा आता है, ये जो डोनेशन वाले अकाउंट है इनके, इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो इसकी जो ऑडिटिंग है वो सीएजी के सजेस्टेड पैनल से करानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये खुद ही ऑडिट करके बताती है कि हमने ये चीजें ली हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया। मतलब कि बिल्ली से खुद ही रखवाली करवाई जा रही है दूध की। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इन सब चीजों को लेकर सुधार करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि मिलकर काम करती है ऐसे मुद्दों पे। एक भी पार्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया, जितनी भी हम डोनेशन ले रहे हैं सबकी सब डिस्क्लोज करेंगे, सबके नाम हम ओपन कर देंगे, ऐसा एक भी नहीं कहती है। तो देखिए ये तो एक बात हो गई कि कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, हर कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि शुरू में मैंने आपको याद हो तो बताया था कि FCRA एक्ट 1976 लेके आई थी गवर्नमेंट। तो उस एक्ट को गवर्नमेंट 26 सितंबर 2010 को हटा के नया FCRA एक्ट 2010 लेके आती है। और ये जो नया FCRA एक्ट 2010 आया था इसमें सेक्शन 54(1) के तहत जो पुराना FCRA एक्ट था 1976 वाला, उसको हटा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको अमेंड नहीं किया गया, उसको बल्कि हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि जो पुराना FCRA एक्ट है 1976 वाला अब वो बचा ही नहीं, उसकी जगह पे FCRA एक्ट 2010 आ गया। अब इसके 2 साल बाद जनवरी 2013 को क्या होता है कि एक एनजीओ है जो कि मैंने पहले भी नाम बताया था, ADR, एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ये नोटिस करता है कि दो कंपनियां, एक स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरी सीसा गोवा लिमिटेड, ये इंडिया में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करोड़ों में डोनेशन दे रही हैं। तो एडीआर को इसको लेके थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो इसके बारे में पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये जो डोनेशन दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बना के, इनकी जो कंट्रोलिंग पेरेंट कंपनी है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन और वेल्स में है। और स्टरलाइट और सीसा, ये जो दो कंपनियां डोनेशन दे रही थी, इनके 50% से ज्यादा शेयर जो थे वो एक ब्रिटिश कंपनी के पास थे। मतलब कि डोनेशन इंडिया के बाहर से दी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस को। तो एफसीआरए एक्ट के हिसाब से तो ये इलीगल एक्टिविटी हुई। तो इसी चीज को लेके एडीआर क्या करता है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाल देता है कि बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो एडीआर की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी थी। अब आप सोच के देखिए, देश की 2 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाती है। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो एफसीआरए एक्ट 2010 था, इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की, वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। लेकिन एडीआर हार नहीं मानता। एडीआर फिर से हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक पिटीशन डालता है कि ये दोनों पार्टियों ने ये जो बिल लाके एफसीआरए का कानून अमेंड किया है, ये तो 2010 वाला जो एफसीआरए एक्ट था उसको अमेंड किया है, लेकिन डोनेशन तो इन्होंने 2010 से पहले भी ली है। अब दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी फंस जाती है और इसके बाद फिर देश में वो होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब कि एफसीआरए एक्ट 1976 एक्ट, जिसको इन्होंने पहले ही हटा दिया था, अमेंड नहीं किया था, हटा दिया था, उसको ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके चेंज कर रहे हैं। इस चीज को लेके हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तो इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। हमारे इंडिया की जो 6 सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 2013 में इनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया कि अब से ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये RTI के अंदर आएंगी, ताकि जो आम जनता है वो RTI डाल के इनकी कोई डिटेल्स वगैरह अगर लेनी हो, कहां से पैसा ले रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, तो वो आराम से ले सके। ये 6 की 6 पार्टी इस चीज के अगेंस्ट में एक साथ आ गई और साफ मना कर दिया। एडीआर के सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज को लेकर केस भी डाल रखा है, जो अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब इनको टैक्स में बेनिफिट चाहिए होते हैं, तब ये एक पब्लिक सब्जेक्ट बन जाते हैं, और जब इनको रूल्स फॉलो करने को बोला जाए, तब ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह एक्ट करने लगते हैं। ये लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि लोगों ने इनको रूल बनाने के लिए इलेक्ट किया है, तो वो रूल इन पे भी अप्लाई होंगे।